हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का हम लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसके जो भी टॉपिक्स थे वो सारे लास्ट लेक्चर तक फिनिश कर लिए थे। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का ये लेक्चर है। आपको इसमें डीसी पांडे के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर कल से नए लेक्चर को, नए लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कि कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है बच्चे, चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 ये मेरे पास कई बच्चों का आया है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट आई इन एन इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विथ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, तो एक इंडक्टर कॉइल में, ठीक है, एक इंडक्टर कॉइल में जो करंट जा रहा है उसका वेरिएशन दिखाया हुआ है टाइम के साथ, और वो वेरिएशन कुछ इस प्रकार से है बच्चे। ठीक है, आई का टी के साथ वेरिएशन कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? तो बोला जा रहा है कि V का T के साथ वेरिएशन कैसा होगा, V और T के साथ ग्राफ कैसा बनेगा। तो भाई आपको पता है कि जब एक इंडक्टर होता है तो इंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आपने पढ़ा है बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या पढ़ा है बेटा? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा पढ़ा है। अच्छा, अब देखो बेटा, यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक हमारा स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यहां से आई और टी ग्राफ से स्लोप क्या देगा आपको? डी आई बाई डी टी देगा बेटा। डी आई बाई डी टी इसका क्या मिलेगा आपको? स्लोप मिलेगा। और वो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वो स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो E इक्वल्स टू माइनस एल, और कोई क्या आ जाएगा बेटा? डी आई की जगह, डी आई बाई डी टी की जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, माइनस एल इंटू कांस्टेंट। तो बेटा एल भी कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये E जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, E क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कांस्टेंट ग्राफ आना चाहिए। V का यानी E का या V जो भी बोल लो, उसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है बेटा? डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग है, डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग है बेटा, तो ये क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो एक नेगेटिव कांस्टेंट वोल्टेज इस तरीके से मिलना चाहिए। कहां तक? यहां तक। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद करंट घटना शुरू होता है। करंट घटना शुरू करेगा तो भाई डी आई बाई डी टी अब क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आएगा कांस्टेंट ही, बट अब क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए V और T के साथ। ठीक है, जो कि इस चारों ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है। तो बेटा आप याद रखना कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो गलत है, इसके ऑप्शंस गलत है। करेक्ट आंसर कुछ ऐसा आएगा बच्चे। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ये रही बात क्वेश्चन नंबर 47 की। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है ना। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 54, ए कांस्टेंट वोल्टेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटेंस C as shown in the figure, which of the following graphs correctly depicts the variation of current with frequency। ठीक है बेटा, तो हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है? एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। क्या है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, और इसमें एक एमीटर लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसमें जो है क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे? ओमेगा है। तो अपने को पता है
अपने को पता है कि इसका जो एक्सी होगा, है ना बच्चे, एक्सी, तो एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1/ओमेगा c होता है। ठीक है बच्चे, एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है। तो बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा वोल्टेज अपॉन एक्सी, है ना, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो इम्पिडेंस जो है वो एक्सी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो V अपॉन एक्सी, तो V अपॉन एक्सी कितना हो गया, देखो 1/ओमेगा c, तो ओमेगा c कहां चला जाएगा बेटा, V ओमेगा c, क्लियर है, V ओमेगा c। तो ओमेगा के साथ जो I है, देखो I और ओमेगा में क्या रिलेशन है भाई, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना बच्चे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है तो भाई आपको पता है कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेंगे I और ओमेगा के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए बेटा, सेकेंड ऑप्शन हो जाना चाहिए, है ना, सेकेंड ऑप्शन विच इज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, देखो ये क्या कहता है भाई, दी वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, क्या है, इंडक्टर है प्योर वाला, है ना, यानी ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है। तो इसको जो वोल्टेज दिया है उसका वेरिएशन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, V और T के बीच में। ठीक है, इस तरीके का, आ रही बात समझ में बेटा। ओके, तो आपको क्या करना है, I और T का देखना है, I का वेरिएशन देखना है। प्योर इंडक्टिव सर्किट है और वोल्टेज का सप्लाई ऐसा है, तो करंट कैसा होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, वोल्टेज का सप्लाई कुछ इस तरीके से। बेटा ये ग्राफ देखो, और ग्राफ देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है आप समझो। तो बेटा ग्राफ देख करके ये क्लियर है कि ये जो है साइनोसॉइडल फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है बेटा, कॉस वाला, क्योंकि एट जीरो क्या है, ये मैक्सिमम है ना, t इक्वल टू 0 पर cos 0 क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कॉस वाला फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कि V जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, V0 cos ओमेगा t होगा, है ना बच्चे, V यानी सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो V0 cos ओमेगा t होगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, V0 cos ओमेगा t। नाउ आपको पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज को क्या करता है, लैग करता है या लीड करता है, बोलो बच्चे। तो भाई प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज को लैग करता है, क्लियर बात है। तो जो करंट इसमें फ्लो होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लेकर के बहना चाहिए, I0 cos ओमेगा t माइनस π/2, है ना, तब लैगिंग होगा 90 डिग्री का, तो इस तरीके का होना चाहिए। ओके, अब हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, I0 cos, अगर मैं बेटा इसमें से माइनस बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा t। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इसको मैंने पूरा को बोला क्या, थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा, cos माइनस थीटा वाला कंडीशन हो गया, है ना। तो याद करो बच्चे, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो I0 cos ये π/2 माइनस ओमेगा t ही रह गया, पता है ना आपको। cos माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है बेटे, ओके, तो ये ऐसा हो गया। तो बेटा I0 cos 90 माइनस थीटा के टर्म में आ गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा, यानी sin ओमेगा t। तो I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t हो गया। तो देखो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। तो वेरिएशन जो है किसके ऊपर बेस्ड होगा भाई, तो साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन है, और साइन का फंक्शन कैसा होता है बेटा,
एट टी इक्वल टू जीरो जीरो होता है, तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो आई और टी के बीच का जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो किससे मैच कर रहा है बेटा? तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। किससे मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चे? तो ये रही कहानी क्वेश्चन नंबर 55 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है बच्चे? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल टू 30 sin 50t, 30 sin 50t प्लस 40 cos 50t, 40 cos 50t, ऐसा एक वोल्टेज दिया हुआ है। अप्लाइड ऑन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, और इसको क्या किया हमने? रेजिस्टर 10 ओम के अक्रॉस इस वोल्टेज को लगा दिया। ठीक है, इसमें V का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। क्या चाहिए अपने को? आई आरएमएस चाहिए। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आई आरएमएस चाहिए तो आपको वी आरएमएस पता होना चाहिए। ठीक है, तो वी आरएमएस कहां से पता करोगे? यहां से पता करोगे। तो यहां पर V जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है 30 sin 50t प्लस 40 cos 50t। तो बेटा याद करो, हमने सिखाया था जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हमने सीखा था बेटा कि वी आरएमएस अगर निकालना हो तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, है ना? V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, क्या चीज? पीक वैल्यू, है ना? किस चीज का? पीक वैल्यू का। V01 बोल लेता हूं और V02। क्लियर है बच्चे? तो देखो क्या हो जा रहा है, स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 900 बाई 4 प्लस 1600 बाई 4, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाई 4, और ये हो गया 2500, 50 बाई 2, 50 बाई 2, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? तो ये हो गया बेटा 50 बाई 2 दैट इज 25। आ रही बात समझ में? तो वी आरएमएस आ गया हमारा 25। तो देयरफॉर आई आरएमएस क्या हो जाना चाहिए? वी आरएमएस बाय आर दैट इज 25 बाई 10 दैट इज 2.5 एम्पियर। है क्या ऑप्शन? कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कुछ तो गड़बड़ किया। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट 30 और ये गड़बड़ किया हमने, समझा मैंने? ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है बेटे। यहां पर देखो मैंने क्या किया, सिर्फ V01 का स्क्वायर है ना, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट 900 बाई 2 प्लस ये क्या होगा? 1600 बाई 2, तो ये आएगा 2500 बाई 2, यानी 50 बाय रूट 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 50 बाय रूट 2। क्लियर है? ये हमारा क्या आया बेटा? वी आरएमएस आया। तो आई आरएमएस इक्वल्स टू वी आरएमएस बाय आर, तो वही 50 बाय रूट 2 अपॉन 10, तो ये 0 कट जाएगा, 5 बाय रूट 2 एम्पियर। ठीक है बच्चे, आई आरएमएस। तो ये देखो किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है भाई क्या? फर्स्ट ऑप्शन से 5 बाई रूट 2 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 बाई रूट 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 62।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इन अ सर्टेन सर्किट करंट चेंजेस विथ टाइम। करंट का वेरिएशन दिया हुआ है बेटा 2√t। क्या दिया हुआ है? करंट का वेरिएशन 2√t। आपको क्या निकालना है? IRMS निकालना है। फाइंड क्या करना है बेटा? IRMS t इक्वल्स टू 2 to 4 सेकेंड के बीच में, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में। तो बेटा इसको कैसे करोगे? तो हमारे पास जो बेसिक तरीका था IRMS फाइंड करने का, क्या था बेटा? फॉर्मूला IRMS का हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन I² dt बाय इंटीग्रेशन dt। यही था बच्चे, क्लियर है? तो इसी चीज को यूज करेंगे बेटा। तो I के बदले हमारे पास क्या है? 2√t है, उसका स्क्वायर करेंगे dt। कहां से कहां तक बेटा? 2 से 4 तक, इंटीग्रेशन dt 2 से 4 तक। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा 2 to the 4 और √t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, t हो जाएगा dt 2 से 4। ओके, और ये इंटीग्रेशन dt क्या हो गया बेटा? 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये 4/2 इंटीग्रेशन t dt 2 से 4, ये हो गया बेटा 2। तो 2 इंटू t का क्या हो जाएगा बेटा? t²/2 हो जाएगा 2 से 4, ये 2 कैंसिल हो गया, t² 2 से 4, ये हो गया बेटा 16 - 4 दैट इज 12। ये क्या चीज हुआ बेटा? ये IRMS का स्क्वायर होता है ना, सॉरी, ये IRMS का स्क्वायर होता है। तो अभी तक क्या आया हमारे पास? IRMS का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर IRMS क्या हो जाएगा बेटा? IRMS हो जाएगा √12। √12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 3 12, तो 2√3 एम्पियर। व्हाट इज दिस? 2√3 एम्पियर, 2√3 एम्पियर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपको बेसिक फॉर्मूले से इसको बनाना है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3 C। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 66। कुछ बच्चों का कहना है कि ये क्वेश्चन गलत है क्या सर? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। ओके, तो बेटा द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट सोन बिलो विल बी। ठीक है, आपको एक सर्किट गिवन है, ठीक है, और इधर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इधर एक एमीटर लगा हुआ है, और यहां हमने AC सप्लाई दिया है 110 वोल्ट का, और इधर लगा हुआ है रेजिस्टर 55 ओम का। ठीक है, 55 ओम का। तो ये सिचुएशन है, और आपको बोल रहा है कि XL और XC दोनों के दोनों जो है 5 ओम है। XL भी 5 ओम है और XC भी क्या है? 5 ओम है। ठीक है बच्चे, XL और XC 5-5 ओम है। आगे बात समझ में? तो आपको पता है बेटा, जब XL और XC बराबर हो जाता है, जब XL और XC बराबर हो जाता है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? नलीफाई कर देते हैं, है ना? वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। Z उसकी वजह से, है ना, इम्पिडेंस उसकी वजह से क्या हो जाता है? 0, क्योंकि XL माइनस XC है ना, तो उसकी वजह से 0। तो इधर का इम्पिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है बच्चे? इधर का इम्पिडेंस 0 है। तो इधर की बात करो तो इस वाले सर्किट में क्या है? देखो, इस वाले सर्किट में आपने वोल्टमीटर को क्या अगर इस सर्किट में करंट के फ्लो को देखो, है ना, इस क्लोज पाथ में करंट के फ्लो के देखोगे, तो बेटा ऐसे चल करके इस R को पार करना पड़ेगा, और उसके बाद वोल्टमीटर को भी पार करना पड़ेगा, है ना बच्चे?
वोल्ट मीटर को भी पार करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर हो तो इनफाइनाइट होता है, या ऐसे भी क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, तो इसका वोल्ट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 55 प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जब आप आई निकालोगे बेटा, तो आई क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाता है बेटा, 0। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, गॉट दिस। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 69। चलो क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोल रहा है, फॉर द LCR सर्किट व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको एक AC सप्लाई दिया गया है 220 वोल्ट का, और 8 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 8 मिली हेनरी, और 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 20 माइक्रोफेराड, एंड 44 ओम का रजिस्टर है, 44 ओम का रजिस्टर। व्हाट डू वी वांट, फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और करंट चाहिए। ठीक है, IRMS का मैक्स है ना, क्योंकि रेजोनेंस पर IRMS की मैक्स वैल्यू मिलती थी। क्लियर है बच्चे, तो चलो इसको करेंगे। तो आपको पता है बेटा F0 की फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होती है, 1/2 पाई रूट LC होती है। तो वी विल यूज दैट 2 पाई रूट L इज हाउ मच, 8 मिली 10⁻³ और C 20 माइक्रो 10⁻�6। ठीक है, तो 6 और 3 9, तो 1 क्या बच जाएगा बेटा, 8 रह जाएगा, 10⁻8, और ये हो गया क्या, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा आई थिंक 2 पाई। 16 में से बाहर आएगा बेटा 4, और 10⁻8 से बाहर आएगा 10⁻4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10⁻4/4 2 जा 8 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको देखो, 10⁻4 और बेटा 8 इंटू 3.14, 8 या 24, लगभग ये बेटा लगभग ये अराउंड 25 आ जाएगा, है ना, अराउंड 25 आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 कर लेता हूँ उसको, और ये हो गया 25, तो ये 4, आई थिंक 400 आना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी, 400। अच्छा, ओमेगा चाहिए था इसको, ऑप्शंस में ओमेगा दिए हुए हैं बेटा, तो ओमेगा सिर्फ निकालना हो तो ओमेगा के लिए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है ना बच्चे, ओमेगा के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ओमेगा चाहिए था, तो ओमेगा नॉट क्या हुआ करता था रेजोनेंस में, 1/√LC ओनली। तो 1/L की वैल्यू क्या होगी बेटा, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10⁻6, तो ये हो गया 1/8 2 जा 16, और 10⁻8, 1/4 इंटू 10⁻4, तो ये हो गया 10⁻4/4, ये हो गया 100 इंटू 100/4, 25, दैट इज 2500। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी 2500 रेडियन पर सेकेंड। अब बोल रहे हैं क्या, रेजोनेटिंग कंडीशन में, है ना, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है बेटा उस कंडीशन पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, रेजिस्टेंस ही सिर्फ इम्पिडेंस के रूप में बचता है। तो IRMS क्या हो जाएगा बेटा, 220/44, जो कि कितना हो रहा है, 5। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज आ गया बेटा, 5 एम्पियर 2500। ठीक है, 5 एम्पियर और 2500, तो विच इज द ऑप्शन करेक्ट,
बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। सी क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है बच्चों, आपको पता ही है बेटा क्वेश्चन 70 में जो ग्राफ गिवन है ना, वो हमको पता ही है कि चूंकि एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, तो एक्स और ओमेगा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल और ओमेगा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। ओमेगा चाहिए, एफ चाहिए, उसी तरह एफ के साथ भी होता है। ये क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई एफ, तो इसके एफ हो गया, और ये 2 पाई एफ, तो ये एफ हो गया। और रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो अगर आप एक ही ग्राफ पर इन तीनों चीजों को दिखाओ तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्लियर है, और ये देखो है ना, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा ग्राफ बनाएगा, इस तरीके का ग्राफ बनाएगा। और रेजिस्टेंस जो कि फिक्स रहता है, तो रेजिस्टेंस इस तरीके का हो जाए बनाया गया है। रेजिस्टेंस फिक्स होता है, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो ये ओमेगा या एफ के साथ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो बेटा इस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाए गए हैं, कौन कौन से, ए बी और सी। आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉइंट द सर्किट इज इंडक्टिव। ठीक है, कौन से फ्रीक्वेंसी पॉइंट के लिए हमारा जो सर्किट है वो इंडक्टिव नेचर का है। तो बेटा आपको याद होगा अगर, तो हमने क्या पढ़ा था, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। फिर हमने क्या पढ़ा, आरएल पढ़ा, आरसी पढ़ा, फिर आरएलसी पढ़ा। ठीक है, तो बेटा देखो आरएल सर्किट में क्या होता था, आरएल सर्किट में जो है करंट लैग करता था। प्योर इंडक्टिव में क्या होता था, वहां पर भी करंट क्या करता था, लैग करता था। ठीक है बेटा, उसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव में क्या होता था, करंट लीड करता था। ओके, और आरसी सर्किट में भी करंट क्या करता था, लीड करता था। क्लियर है, तो जहां भी कैपेसिटर होंगे वो क्या करता है, लीड करवाता है, और इंडक्टर क्या करता है, वो लैग करवाता है। समझ गए क्या। तो अब बेटा इसमें से जो डोमिनेटिंग नेचर का होगा सर्किट को वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। तो जब हमने सीरीज आरएलसी देखा था, तो सीरीज आरएलसी में दो केसेस लिए थे हमने, एक में एक्सएल बढ़ा लिया था और एक में हमने एक्ससी बढ़ा लिया था। तो जब एक्सएल बढ़ा लिया था तो वहां पर क्या होता था, करंट लैगिंग होता था, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हावी है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वहां पर नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव हो जाएगा। तो इंडक्टिव नेचर होने के लिए क्या है, एक्सएल एक्ससी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कहां पर एक्सएल एक्ससी से बड़ा हो रहा है, तो इधर तो देखो, इधर क्या है बेटा, एक्सएल इतना है तो एक्ससी कितना है, इतना है, तो यहाँ पर एक्ससी क्या है बेटा, बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक्ससी इतना सा है और एक्सएल कितना है, इतना है। तो कौन से पॉइंट पर एक्सएल बड़ा है बेटा, तो सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वहां पर आपका सर्किट बिहेव करेगा किस तरीके से, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है बेटा, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट सोन इन द फिगर। आपको डायग्राम बनाया गया है जिसमें दो कैपेसिटर और दो इंडक्टर को लगाया गया, एल एल सी सी। ठीक है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा एफ इक्वल्स टू 1/2π√LC, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है उसी को कहते हैं 1/2π√LC। बेटा इसमें एल जो लोगे वो क्या लोगे, इक्विवेलेंट, और सी जो लोगे वो भी क्या लोगे, इक्विवेलेंट। तो इसमें चारों चीजें क्या है बेटा, सीरीज में है ना,
तो याद करो सीरीज में कैपेसिटर कैसे सॉल्व होता है, पैरेलल के जैसा। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, C/2। और इंडक्टर कैसे ये होता है बेटा, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो वो होता है सिंपली सीरीज जैसा, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, 2L हो जाएगा। जब मैं इन सब चीजों को वहां पर रखूंगा तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाला है बेटा, 1/2π L इक्विवेलेंट हो गया 2L, C इक्विवेलेंट हो गया C/2, 2 कैंसिल, तो ये मुझे फिर से वही मिला 2π√LC। क्लियर है बच्चे, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, क्लियर है ना। नाउ तो ये कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। ये भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, क्या इसमें कुछ गलती है क्या, कुछ मिस्टेक है क्या। चलो आओ देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। तो बेटा इसमें गिवन है एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल रहा है V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, ठीक है। और हमने इसको सप्लाई दे रखा है AC कितने का, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, ठीक है। बोला जा रहा है कि V1 एंड V2 आर द सेम इक्वल टू, इसमें V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 100 है, ऐसा बोल रहा है। ओके बच्चे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 100 है, यानी ये और ये बराबर है, V1 और V2, मतलब रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और V2 इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, सेम है, और वो है 100 और 100। ठीक, समझ में आया बच्चे। तो देखो क्या हो जाएगा। तो इसमें से द रीडिंग V2 इज 200, ठीक है। तो V2 का रीडिंग बोल रहा है क्या है इसमें, 200। तो यहीं से एक गड़बड़ हमें समझ में आ गया, यहीं से हमें गड़बड़ समझ में आ गया कि जब V2 गिवन ही है ना बेटा, जब V2 गिवन ही है तो फिर V2 क्यों बता रहा है वो, क्लियर है। तो V2 तो गिवन है भाई 100 वोल्ट, तो हम वाई इज सेइंग कि V2 अगेन 200 होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ अपने को मालूम चल रहा है। द रीडिंग ऑफ V2 इज 0, फिर बोलता है कि V2 की रीडिंग 0 है, अगेन V2 गिवन है तो क्यों हम ढूंढेंगे उसको। सर्किट इज इन रेजोनेट मोड एंड रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, और बोल रहा है कि सर्किट जो है रेजोनेंट मोड में है। तो अगर सर्किट रेजोनेंट मोड में है बेटा, सर्किट अगर रेजोनेंट मोड में है तो किसको बराबर होना चाहिए, VL और VC को बराबर होना चाहिए ना। किसको बराबर होना चाहिए, VL और VC को बराबर होना चाहिए, यानी V2 और V3 की वैल्यू इक्वल टू होगी क्या, 100। ठीक है बच्चे, V2 और V3 की वैल्यू होगी 100, ये चीज अपने को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने नंबरिंग में गड़बड़ कर दिया है। ओके, अगर इन दोनों का हम जनरल बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मान लो, या फिर आपको ऐसा दिया होगा, इसको 100 लोगे, इसको 100 लोगे ऑब्वियसली, फिर तो ये बेटा और ये बराबर हो गया, तो रेजोनेंट का कंडीशन हो जाएगा। और जब ये रेजोनेंस का कंडीशन हो जाएगा तो आपको पता है पूरा का पूरा वोल्ट किसके क्रॉस आ जाता है, इसके क्रॉस आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 200 वोल्ट, V1 की रीडिंग हो जाएगी आपकी 200 वोल्ट, और रेजोनेंस का कंडीशन होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सर्किट इज इन रेजोनेंट मोड, और कौन सा सप्लाई वोल्टेज दिया हमने, 50 हर्ट्ज की वोल्टेज दी है, तो उस कंडीशन पर रेजोनेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल। कब आपको बेटा वोल्टेज दोनों के बीच में बराबर मिलेगा, जब XL और XC क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी बात सही है, लेकिन इन्होंने नंबरिंग में कुछ मिस्टेक किया है, उल्टा पुल्टा ले लिया है। ओके, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। 77 के बाद वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, चलो क्वेश्चन नंबर 79, ये क्या कह रहा है भाई, कि हमारे पास
एक सर्किट है, इधर कैपेसिटर लगा हुआ है और इधर हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये है बेटा 1/π माइक्रोफेराड का, और इधर है हमारे पास 100 ओम का, 100 ओम का तो सिग्नल जनरेटर। और यहां से हम दे रहे हैं 20 वोल्ट, एक सप्लाई दे रहे हैं 20 वोल्ट और 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई। द करंट इन द रेजिस्टिव ब्रांच इज, ठीक है, रेजिस्टिव ब्रांच में करंट कितना होगा? तो बेटा ऑब्वियसली यहां पर 20 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी क्या मिलेगा बच्चे? 20 वोल्ट ही मिलेगा, और 5 किलोहर्ट्ज, इससे तो फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें IRMS जो हो जाएगा बेटा VRMS, दैट इज 20/100 है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। तो IRMS जो है रेजिस्टिव ब्रांच में क्या हो रहा है? 0.2 एम्पियर हो रहा है। ठीक है बच्चे, 0.2 एम्पियर। तो ये आपका करंट इन द रेजिस्टिव ब्रांच इज 0.2 एम्पियर। ये क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना बच्चे, ये क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ द करंट इन द कैपेसिटिव ब्रांच, तो कैपेसिटिव ब्रांच में देखते हैं बेटा 1/π माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो XC क्या हो जाएगा? 1/2πfc होता है, तो 1/2πf कितना है बेटा? 5 × 10⁻³ और C कितना है? 1/π माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया बेटा, 5 2 10 और ये 10⁻³ 4 हो जाएगा, और 4 ये -2 हो जाएगा, -2 है ना, 1/10⁻² इक्वल जाकर के क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। तो XC भी कितना है बेटा? XC भी कितना है? 100 ओम है। तो बेटा ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए? सेम करंट जाना चाहिए, कितना? 0.2 एम्पियर, है ना, उसमें भी क्या जाना चाहिए? 0.2 एम्पियर। बट क्या दिया हुआ है? द करंट इन द कैपेसिटिव ब्रांच इज 0.126 एम्पियर। तो ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? टोटल लाइन करंट इज 0.283 एम्पियर, टोटल लाइन करंट। तो बेटा ये तो हमको पता है, इसमें क्या है? ये पैरेलल कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल कनेक्टेड है, तो उसमें क्या चीज सेम होगा? दोनों में वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज को हम क्या कर लें? रेफरेंस ले लें। तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे तो जो हमारा रेजिस्टर के क्रॉस करंट है वो होता है इसी फेज में होता है, वोल्टेज के फेज में होता है, और कैपेसिटर में करंट क्या करता है? वोल्टेज को लीड करता है। तो इसका जो करंट होगा वो क्या होगा? इधर हो जाएगा, ये IC। आ रही बात समझ में बेटा? तो इसका जो नेट करंट हो जाएगा, नेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का नेट है। आ रही बात समझ में? तो देखो जो I नेट आएगा बच्चे, I नेट जो आएगा वो क्या होगा? पाइथागोरस लगा लो, IC का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट IC भी 0.2 था और IR भी क्या है? 0.2 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0.2√2, तो 0.2 × 1.414, तो ये लगभग क्या हो जाता है बेटा? 14 28, तो 0.28 है ना, ऐसा 0.28 के आसपास आता है। ठीक है, 0.28, ठीक है, तो 0.28 करेक्ट है बेटा। C है ना, C जो है वो क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। तो अभी तक A मुझे C करेक्ट मिला है, C मुझे करेक्ट मिला है, और B मुझे रॉन्ग मिला है। ठीक है, अब बोलता है बेटा करंट इन बोथ द ब्रांचेज इज सेम। ठीक है, तो करंट दोनों ब्रांच में वाकई सेम है, 0.2 और 0.2, तो ये भी करेक्ट है बेटा। तो रॉन्ग अभी तक हमें क्या मिला? सिर्फ B। तो देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज B। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हमारे पास है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चलो क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं बच्चे? In the circuit shown in the figure, the supply has a constant RMS value B but variable frequency F. The frequency at which the voltage drop across R is maximum. ठीक है, तो ये आपके पास
एक रेजिस्टर है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, उसके बाद एक इंडक्टर है। ठीक है बेटा, कैपेसिटर कितना है 1/पाई माइक्रो फेराड, ठीक है, और ये कितना है, ये भी है 1/पाई हेनरी, 1/पाई हेनरी। और बच्चे इसको हमने दिया है आरएमएस सप्लाई, सॉरी एसी सप्लाई 200 वोल्ट का, 200 वोल्ट का। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो क्या बोलता है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज मैक्सिमम, आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो, उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो बेटा आपको अच्छे से पता है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज तभी आएगा जब इन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना बेटा। तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ही पूरा वोल्टेज कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ रेजोनेंस के कंडीशन का। रेजोनेंस के कंडीशन में इसके क्रॉस और इसके क्रॉस मतलब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वीएल और वीसी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये बात कर रहा है रेजोनेंस कंडीशन की, और रेजोनेंस कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी पता है बच्चे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2π√LC। तो L इज 1/π एंड C इज 1/π इंटू 10⁻⁶। ठीक है बेटा, तो यहां से एक पाई बाहर आएगा और इसको कट देगा। ठीक है, तो 1/2 और ये बाहर आएगा इससे 10⁻3, ये चला जाएगा 10⁻3, तो 1000/2 दैट इज 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज आपका क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई। नाउ सी आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट डायग्राम शोन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एक 100 वोल्ट का एसी सप्लाई है, और इधर एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है बच्चे, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 400 वोल्ट, इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप है 400 वोल्ट। ओके, और इसकी जो है वो 200 है, और इसका कैपेसिटेंस पता नहीं है, रेजिस्टेंस भी हमें पता नहीं। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस भी हमें पता नहीं। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पर आई तो पता है, तो यही आई इसमें भी है, यही आई इसमें भी है, और यही आई इसमें भी है। प्लस दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमको दिख रहा है कि V अक्रॉस L और V अक्रॉस C दोनों आपस में बराबर है, कितने के, 400 वोल्ट के। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये किसको शो कर रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन। और जब रेजोनेंस होता है बेटा, पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज किसको मिल जाता है, रेजिस्टर को मिल जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा बेटा, 100 वोल्ट है, और करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, 0.2 एम्पियर। तो बेटा बहुत आसानी से हमको R मिल जाएगा, VRMS बाय IRMS। तो VRMS इज 100 और IRMS इज 0.2। तो इसको करेंगे तो ये हो गया बेटा 500। सो R इज इक्वल टू 500 ओम। तो ये एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब देखो बेटा यहां से इसके इसमें देखो, क्योंकि हमको पता है कि VL मतलब V अक्रॉस L क्या होता है बेटा, I इंटू एक्सएल होता है कि नहीं बच्चे। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको पता है कितना है, 400, और I भी पता है कितना, 0.2, और एक्सएल क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू एल, जो कि क्या है 2। ठीक है बच्चे, तो इसको हटा दूंगा, 10 आएगा, और 2 और 2 4, ये हो जाएगा बेटा 100। तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू देखो कितना आया, 10⁻3। ठीक है बच्चे, ओमेगा मिल गया हमको।
अब इसके पास आओ बेटा, इसके पास क्या होगा, V अक्रॉस C इक्वल्स टू I इंटू एक्स सी, ठीक है। तो I इंटू एक्स सी कितना हो जाएगा बेटा, 1/ओमेगा c, ठीक है, 1/ओमेगा c। तो V अक्रॉस C गिवन है कितना 400। करंट कितना है बेटा, उसमें भी सेम जाएगा 0.2। ओमेगा कितना है बेटा 10⁻³ और C अपने को निकालना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो भाई ये हो गया C इक्वल्स टू, देयरफॉर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2/10⁻³ इंटू 400, ऐसा आ गया बेटा। इसको भी नीचे करूंगा तो ये एक और जीरो आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या बचा 1/2 और 3 3 6 10⁻6। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 0. इंटू 10⁻⁻6, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 विच इज 0.5 माइक्रोफेराड, विच इज 0.5 माइक्रोफेराड, ठीक है बच्चे। तो रेजिस्टेंस इज 500 ओम एंड कैपेसिटेंस इज 0.5 माइक्रोफेराड। विच ऑप्शन इज मैचिंग 500 एंड 0.5 माइक्रोफेराड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119। तो यहां पर आपको क्या किया है बेटा, सेम ग्राफ पर है ना, दोनों को दिखाया है, वोल्टेज और करंट को, वोल्टेज और करंट को दिखाया है। तो वोल्टेज कुछ इस तरीके से है और करंट जो है वो कुछ है ना, इस तरीके से दिखाया है। तो बोलता, ये बोला वोल्टेज का है और ये क्या है करंट का है, ओके। और बोलते हैं कि इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है बेटा π/4 है, इसके बीच का फेज डिफरेंस π/4 है। आ रही बात समझ में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसके बीच का फेज डिफरेंस π/4 है। नाउ व्हाट, आपको यहां से देख करके क्या समझ में आ रहा है ना, आपको यहां से दिख रहा होगा कि जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है ना, I इज लीडिंग V, ठीक है बेटा, कितने से ∅ 45 डिग्री से, 45 डिग्री से करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा है, 45 डिग्री से करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो बेटा 45 डिग्री से लीड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये कैसा सर्किट होगा, लीडिंग है तो कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटर तो होगा, पक्का बात है ना, लीड हो रहा है जहां पर तो कैपेसिटर होना तय है। प्लस अगर प्योर कैपेसिटर होता तो क्या होता, 90 डिग्री से लीड करता, लेकिन 90 डिग्री से तो नहीं कर रहा है, 45 डिग्री से कर रहा है। तो इसका मतलब उसके साथ और क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, आरसी। तो ये क्या है बेटा, आरसी सर्किट है, इतना तो हम श्योर हो गए है ना, आरसी सर्किट, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पता करना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही हो सकता है। तो π/4 तो आपको पता है बेटा 10cos φ, याद करो पावर फैक्टर जो होता था cos φ वो क्या हुआ करता था R/Z, क्या हुआ करता था बेटा R/Z हुआ करता था। आ रही बात समझ में, यही होता था ना, हाँ R/Z, cos φ इक्वल्स टू R/Z होता था। तो यहां देखो क्या है, अगर मैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एक और तरीका हमने देखा था बेटा, tan φ इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, tan φ हुआ करता था x/r होता था बच्चे, tan φ इक्वल्स टू x/r। तो अगर मैं कैपेसिटर लेता हूं तो क्या होगा xc/r। तो बच्चे जैसे कि देखो फाई कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, फाई कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए इसकी वैल्यू, है ना। तो देखो एक्सी और ये आपके पास ओमेगा कितना है बेटा, एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है वोल्टेज का,
वोल्टेज का एक्सप्रेशन गिवन है पी नॉट साइन 100t। तो ये क्या हो गया बेटा ओमेगा, तो एक्सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c, तो ओमेगा c और ये r हो जाएगा। तो रख के देखो, टेन 1/ओमेगा, ओमेगा हो गया बेटा अपने पास कितना 100, c निकालना है अपने को और r भी निकालना है। तो देखो जो भी ऑप्शन है उससे मैच करा करके, पहला ऑप्शन में देखो 100 और 1 दिया है, तो अगर मैं इसको 100 ले लूंगा और इसको 1 माइक्रोफेराड ले लूंगा तो 10⁻⁻⁶, 1 2 3 4, तो ये बचेगा -2 बेटा, तो ये हो जाएगा क्या 100। तो नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया ये, है ना। 10/5 आएगा क्या इसका, नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया है क्या 1 किलो और 10 माइक्रो। अगर मैं 1 किलो और 10 माइक्रो लेता तो फिर क्या होता 1 किलो और 10 माइक्रो, तो देखो 100 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ और 1 किलो यानी 10⁻3, तो 1 2 3 और 3 6, ये पूरा कट गया बेटा, तो देखो क्या आएगा 1, तो 10/5 = 1 आया, तो 5 = क्या होगा बेटा 45 डिग्री। आ रही कहानी समझ में, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से कौन सा आना चाहिए बेटा, सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगले डाउट सेशन में आपके डिस्कस हो जाएंगे। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।